हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 4। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कुछ कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की करेक्टरिस्टिक या उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको सोल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हम कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, जिसके ऊपर हम मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा। तो यार मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये सेमी सर्कुलर आर्क है ये वाली, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर बात? तो ये वाली जो इसकी, इसको मान लेते हैं रेडियस आर। ये वाली रेडियस हो गई आर और ये भी रेडियस क्या हो गई प्यारे बच्चों? आर। ठीक है, और ये पूरा एंगल इस सेमी सर्कुलर जो हमने लाइन चार्ज लिया है ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। तो इस आर्क की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना हम करने वाले क्या हैं। यार छोटी सा हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हम चार्ज लेंगे और उस चार्ज पे जाके हम उस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार इस एंगल को हम थीटा ना लिखकर हम लिख लेते हैं अल्फा, ताकि इसको हम लास्ट में जनरलाइज कर ले। चलो इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा। ठीक है, यहां से ये सिमेट्रिक, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यार मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, थीटा पे जाके यहां से इस मिड पॉइंट से यहां से थीटा पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट बना लिया, ये वाला। और ये वाला एंगल मैंने क्या लिया है? ये वाला एंगल लिया है मैंने डी थीटा, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी मेरे पास आर डी थीटा। क्लियर बात? तो ये हमने क्या लिया कि एक सेमी सर्कुलर आर्क ली जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन थी लैम्डा, और हमने क्या किया, थीटा पे जाके एक छोटा सा एंगल माना डी थीटा, और उस छोटे से एंगल डी थीटा में जो हमारे पास लेंथ होगी वो होगी आर डी थीटा, और इस छोटी सी लेंथ में जो मेरे पास चार्ज होगा प्यारे बच्चों उस चार्ज को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा डी क्यू, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये हो गया। क्लियर बात? अब एक बात बताइए यार, ये जो छोटा सा डी क्यू है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको मैं लिख सकता हूँ डीई। क्या लिख सकता हूँ? डीई। अब अगर ध्यान से देखो यार, ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा था तो अगर ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा? डी थीटा, मतलब थीटा। अब इस डी के दो कंपोनेंट होंगे यार, एक तो मेरा इधर होगा जो लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, यार एक कंपोनेंट इधर होगा जो मेरा लिखा जाएगा डी ई कोस थीटा। क्लियर है बात? अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे ही अगर ये वाला एलिमेंट इधर होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डीई इधर आएगा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा डी साइन थीटा, और एक इधर आएगा डी कोस थीटा। यानी डी साइन थीटा हमेशा कैंसिल हो रहा होता है, यानी जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी डीई कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लिखी जाएगी यहाँ पे डीई कोस थीटा, ये वाली। क्लियर बात? अब अगर मैं डीई की बात करूं तो डीई मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखना। डीई को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? डीई मेरे पास क्या लिखा जाएगा? के इंटू छोटा सा चार्ज डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या है? इसकी रेडियस है ये वाली। क्लियर है बात? अब इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई की वैल्यू में अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा यार? देखो यहां हमने पुट कर दिया, क्या डीई की वैल्यू पुट करनी है, तो डीई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू कोस थीटा, ये आ गई। अब सर डी क्यू की वैल्यू भी तो पुट कर सकता हूँ लैम्डा आर थीटा,
तो यार बहुत अच्छी बात है, इसको मैं लिख लगता हूं के, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा का इंटीग्रेशन। क्लियर है बात। अब एक बात बताइए यार, अगर मैं मान लो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है पूरे उसकी वजह से, तो मैंने थीटा जो मेजर किया है वो या यहां से किया है, तो अगर मैं इस वाला एलिमेंट भी लेना है तो यार मुझे पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे कितना जाना पड़ेगा, अल्फा बाई 2। क्लियर बात। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर पूरी इस सेमी सर्कुलर आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो जो मेरे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2। क्लियर। और यहां से क्या आ जाएगा, के लैम्डा कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय आर, ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो ये वाला जो आर था, ये आर से ये कट गया, क्या बचा, के लैम्डा कोस थीटा इंटू डी थीटा, वही लिखा है के लैम्डा कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब यार कोस थीटा का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो सबको पता है क्या आता है, साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर, और इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा, और साइन थीटा में मुझे वैल्यू पुट करनी है माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2। क्लियर बात। तो यहां से जो मेरे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये बात यानी एक किसी सेमी सर्कुलर आर की वजह से इस पॉइंट पे यानी सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, एक तो इधर आएगी, ठीक है, और वो कितनी होती है 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। और अल्फा क्या होता है, एंगल, जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये आर्क जो एंगल बना रहा है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि यार देखो आपके पास क्या है, चलो देखो आपके पास एक ऐसे सेमी सर्कुलर ये आर्क है, और मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आर, और इसके ऊपर चार्ज दे रखा है ये लैम्डा कूलम पर मीटर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो यार ध्यान से देखिए कि मास्टर ने जो फॉर्मूला बताया था, हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ध्यान से देखो क्या निकल के आया था, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। सारी चीजें सेम है, सिर्फ अगर मैं अल्फा की वैल्यू मुझे पता करनी है। यार अल्फा की वैल्यू क्या थी, जो आर्क मेरी यहाँ सेंटर पे जो एंगल बना रही थी, तो यहाँ पे कितना बनाया, पाई, कितना बना है, पाई, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, पाई। अब अल्फा की वैल्यू पाई हो गई, तो प्यारे बच्चों कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगर ये पाई हो जाती है तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो क्या आ जाएगी, 2 के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर। अब अगर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज था, जो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव था, तो इसके ऊपर जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड, और हुआ नेगेटिव तो किधर आ जाएगा, अपवर्ड। ये बातें भी मुझे ध्यान में रखनी है। चलो भाई इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टॉपिक पे है, बड़ा प्यारा सा है कि मान लो आपके पास ऐसे करके दिया गया है, ये ठीक है, इसके ऊपर चार्ज ये दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब मुझे बताना है कि इस ये वाली रेडियस कितनी दे रखी है, आर, और मुझे इस पॉइंट पे यानी ओ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ओ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो यार बड़ा सिंपल है, वही लॉजिक है कि हमने क्या बताया था, सेमी सर्कुलर की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताई थी वो क्या बताई थी मास्टर ने, याद करो, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अब यार यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर, क्या आ गया, 2 के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 4। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर, और ये आ जाएगा 1/√2, दैट इज इक्वल टू √2 के लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगी। अच्छा इसका डायरेक्शन की मैं बात करूंगा तो प्यारे बच्चों जो डायरेक्शन होगा वो होगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैसा है,
पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अगर नेगेटिव होता तो उधर की तरफ हो जाता। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो भाई एक और करते हैं। एक और करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये बना लिया, इधर इस वाले पोर्शन पे मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे उस O पे बताना है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली रेडियस दे दी r और दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है वो दे दी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, मतलब पूरे वायर पे। इधर वाले पे यानी इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो पॉजिटिव है, सेकंड में करूँ तो नेगेटिव है। तो यार सिंपल है, इस सेक्टर फॉर्म का जो बना ना, ये सेक्टर टाइप से बना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी निकाली है, और वो कितनी निकाली थी देखो याद करो, √2k लैम्डा बाई आर, यही निकाली थी ना। अच्छा अब नेगेटिव की वजह से सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन भैया टुवर्ड्स होगा, तो यानी इसकी तरफ, यानी ये भी कितना आ गया √2k लैम्डा बाई आर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो आप ध्यान से देखना, एक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये भी क्या है ई है, और इनके बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री। तो जो नेट आएगा वो यार नेट किधर आएगा, इस तरफ आएगा ई नेट, और यार ई नेट की जो वैल्यू लिखी जाएगी ई नेट वो क्या लिखी जाएगी √E का स्क्वायर प्लस ये E का स्क्वायर। आगे जो cos थीटा वाली टर्म आती थी वो आ जाएगी 0 क्योंकि एंगल है 90। तो यार यहां से मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल टू √E, और E की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे ये वाली, तो मेरे पास कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन ध्यान रखना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया वो इधर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप आगे ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। चलो भाई एक और करा देते हैं इसमें वेरिएंट आपको, कि भैया हमने तो यार ये बना लेते हैं, ये बना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और आपको यार बताना क्या है, अच्छा इसकी चार्ज डेंसिटी देखिए लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको बताना है, ओ ले लेता हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड HO। देखो हमने पढ़ा है कि अभी हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों क्या, कि एक सेक्टर की वजह से मैं ऐसा सेक्टर ले रहा था ना, ये वाला ऐसे सेक्टर कह रहा हूं इसको, जैसे एंगल अगर ये 90 डिग्री है ऐसे वाले की वजह से, इस सेमी सर्कुलर वायर जो सेंटर पे एंगल बना रहा है π/2, ठीक है, उसकी वजह से क्वार्टर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टर की वजह से ये 90 डिग्री था, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी √2k लैम्डा बाई आर, ये वाली। अब एक बात बताओ यार, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, बोलो है या नहीं है। तो इसकी वजह से होगी इधर और इसकी वजह से होगी इधर, और ये आपस में कट कर देगी और इक्वल एंड अपोजिट होगी। क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट, वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं यार इसकी, कि यार इस वाले की वजह से होगी इधर, और इस नेगेटिव वाले की वजह से भी इधर होगी, और दोनों पे देखो इक्वल एंड अपोजिट है चार्ज, तो इस पॉजिटिव वाले की तरफ से इधर और इसकी तरफ से भी इधर, तो ये वाली जो ई नेट आएगी, ये ई नेट क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल टू √2k लैम्डा बाई आर। ये किस वाले की वजह से, पॉजिटिव वाले की वजह से, प्लस अगर नेगेटिव वाले की वजह से भी तो इधर ही होगी, तो मेरे पास जो ई नेट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2√2k लैम्डा बाई आर, ये लैम्डा बाई आर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो भाई, तो सर ये तो सिंपल हो गए जब मेरे को जो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म दी गई है। मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही मेरे को यूनिफॉर्म ना दी जाए, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल यार आपके पास ये दे दिया, ठीक है, अब इसकी हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा नॉट कोस थीटा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा या जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहेगा मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज होगी। बहुत अच्छी बात है। तो सर सिंपल सी बात तो ये है यार कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं। देखिए वही है, इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं यहां से थीटा पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ये वाला जो एंगल है वो हो गया डी थीटा और ये वाली लेंथ हो गई मेरे पास आर डी थीटा। क्या हो गई? आर डी थीटा। चलो भाई, अब इस आर डी थीटा में सर छोटा सा चार्ज होगा कितना? डी क्यू। और वो छोटा सा चार्ज डी क्यू क्या लिखा जाएगा? ये चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, तो मैं लिख सकता हूं सर लैम्डा नोट कोस थीटा इनटू आर डी थीटा। ये छोटा सा चार्ज डी क्यू। अब इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से सर यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये वाली, और ये वाली इधर क्या होगी? डीई, और ये वाला एंगल होगा थीटा। अब इसका एक एलिमेंट आएगा इधर डाउनवर्ड जो लिखा जाएगा डीई कोस थीटा, और एक एलिमेंट इधर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा क्या? डीई साइन थीटा। ठीक है। अब यार एक बात देखो, डीई कोस थीटा, ये वाला एलिमेंट तो कटना है क्योंकि जब इधर वाला पोर्शन होगा तो इधर आएगा। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा क्या? डीई कोस थीटा बचा। कितना बचा भैया? डीई कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों इतनी सी बात है, तो इसको देखो डीई कोस थीटा को हम अगर सोल्व कर लेते हैं। अब डीई कोस थीटा को अगर मैं सोल्व करूं, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डीई कोस थीटा। क्लियर बात? अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो डीई को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिखा जाएगा? के डी क्यू यानी लैम्डा नोट, और ये आ जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये लिखा गया। क्लियर? अच्छा एंगल की बात की जाए तो यार एंगल देखो, पीछे आऊंगा तो -π/2 और आगे जाऊंगा तो π/2। क्लियर बात? अब यार यहां से देखो, एक ये से ये गया, अब बचा क्या मेरे पास? वो ध्यान से देखना। मेरे पास बचेगा क्या? यहां से के लैम्डा नोट डिवाइड बाय आर। अब अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन के? कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां? -π/2 से लेकर π/2। ठीक है। अब यार इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कोस स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा? याद करो, कोस स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा? कोस स्क्वायर को यार याद करो, कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई। क्लियर बात? उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो यार यहां से क्या लिखा जाएगा? यहां पे तो कोस स्क्वायर थीटा है, यानी कोस स्क्वायर थीटा को यार मैं ध्यान से देखूं तो इस ये ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखना है मेरे को कोस स्क्वायर थीटा, तो यार कोस स्क्वायर थीटा को तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है अब मेरे को। चलो भाई अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो के लैम्डा नोट बाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन? -π/2 से प्यारे बच्चों π/2। देखो जल्दी करो, बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं? बोलो भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं? देखो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इसका? सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, और नहीं करना कुछ भी। ठीक है। तो यार इसका इंटीग्रेशन आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या आएगा? देखो ये 2 तो बाहर चला जाएगा, के लैम्डा नोट डिवाइड बाय 2 आर,
ये इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, -π/2 से लेकर कहाँ पे π/2, और यहाँ आ जाएगा ये 1 + cos2 थीटा का इंटू d थीटा। ये वाला बताइए आएगा या नहीं, बड़ा सिंपल सा है। क्लियर है बात। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखो सिंपल सी कहानी, इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखना इसको। यार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, k लैम्डा नॉट डिवाइड बाई, यहाँ पे आ गया 2r। अच्छा उसको करेंगे 1 को, देखो 1 को करेंगे तो यहाँ जाएगा d थीटा, और उसकी लिमिट पुट करनी है, थीटा की लिमिट -π/2 से, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा थीटा, और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है मुझे -π/2 से π/2, प्लस कोस थीटा का करेंगे तो कोस थीटा का बनेगा sin2 थीटा डिवाइड बाई 2, और इसका पुट करना है मुझे -π/2 से π/2। ये वैल्यू तो आएगी 0। अब ये वाली बची, ये वाली क्या आ जाएगी, k लैम्डा नॉट बाई 2r, और ये आ जाएगी दैट इज इक्वल टू पाई। इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी k लैम्डा बाई 2r इंटू पाई। ठीक है। अच्छा अब k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, 1/4πε0, तो पाई पाई वहां से कट जाएगा, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का बड़ा सुंदर सा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको कर लीजिए। ये मेरे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसको कर लीजिए। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क करते हैं, एक बार आप इसको ध्यान से कर लीजिए। चलो भाई जल्दी से करिए, जल्दी नोट कर लीजिए। चलो भाई, अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही प्यारा टॉपिक, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, यानी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहली बात तो डिस्क, मैं ये ऐसे ले लेता हूं, ये डिस्क ले लेंगे। इस डिस्क के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी गिवन है वो मेरे पास है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसकी जो रेडियस है ये मैं मान रहा हूं r, और इससे x दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर बात। तो यार इस डिस्क को मैं ध्यान से देखूं तो यार डिस्क कैसे बनी होगी, छोटी रिंग से मिलकर बनी होगी ना। अरे अगर एक डिस्क को देखूं तो आप ऐसे समझो कि एक डिस्क कैसे बनी होगी, एक पहले बहुत छोटी सी रिंग, फिर उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, ऐसे ऐसे करते करते क्या बन जाती है, डिस्क। तो इसका सामने से मैं अगर देखूं तो, सामने से अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऐसे समझो ये डिस्क है, ठीक है, ये क्या है, डिस्क। अब यार मैं क्या करूंगा, मैं फ्रंट से देख रहा हूं इसको, कैसे देख रहा हूं, फ्रंट से। अब मैं क्या करूंगा, यहां आर पे जाके मैंने एक हल्की सी ऐसे बना ली ये रिंग, ये वाली, और इस जो आर पे जाके ये मैंने जो बनाया ना, इसकी जो विड्थ है ये है डी आर। क्या है भैया, डी आर। अब ये इस पे जो चार्ज होगा, छोटी सी जो ये रिंग बनी, इस पे चार्ज होगा डी क्यू, और ये छोटा सा चार्ज डी क्यू क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर। देखो ये क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इस रिंग का एरिया क्या होगा, 2πr सर्कमफ्रेंस इनटू इसकी विड्थ डी आर। क्लियर है। तो ये हो गया डी क्यू दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2πr इंटू डी आर। क्लियर बात। अब यार देखो इसकी वजह से यहां पे, इसका मतलब मैंने क्या माना है कि यहां पे मैंने एक छोटी सी ये वाली छोटी सी, यहां पे देखो ये वाली एक रिंग मान ली, ये वाली। अच्छा इस रिंग की रेडियस क्या ली है, स्मॉल आर। क्या ली है भैया, स्मॉल आर। यानी देखो कहानी बन के आ गई मेरे पास, ऐसे समझो कि मेरे पास ये ऐसे रिंग बन गई जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू। इससे एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे एक्स दूरी पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख लेता हूं कि क्या होगी, डी ई, और उस डी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, याद करो क्या लिखी जाएगी, के इंटू डी क्यू, के इंटू डी क्यू।
इंटू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस, सॉरी अब आर क्या है यहाँ पे, देखो आर क्या है यहाँ पे, छोटा वाला आर, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आई छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात। अब इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटी सी रिंग की वजह से आई है। अगर पूरी डिस्क की वजह से निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस सारी रिंगों को जोड़ दूंगा जितनी भी होगी, यानी सबको जोड़ने का मतलब क्या है, मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो यार देखिए, अब इसका मतलब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्लियर बात। अब इंटीग्रेशन देख लीजिए यार आप, बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन करना है क्या, इंटीग्रेशन डीई का, दैट इज इक्वल टू क्या है मेरे पास के, यहां पे क्या आएगा देखो डी क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब इस डी क्यू को हम पुट कर लेते हैं क्या के, अभी डी क्यू क्या लिखा था, पीछे के जाओ, ये डी क्यू ये वाला, तो देखो क्या लिखा जाएगा, ये छोटा सा जो डी क्यू था वो क्या लिखा जाएगा सिग्मा 2πr इंटू डी आर, यहां पे क्या आ गया एक्स, ये वाला एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या था आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब देखो ये सारा इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल में आ गया, किसमें, छोटे वाले आर में, किसमें आ गया छोटे वाले आर में। अब मुझे इंटीग्रेशन कर लेना कहां से कहां भाई, जीरो से लेकर कैपिटल आर। तो देखो कहानी देखना बच्चों क्या आई मेरे पास, ध्यान से उधर से देखना, के सिग्मा, उधर क्या आया देखो 2π इंटू एक्स, ठीक है, और इधर क्या बच गया आर डी आर, और नीचे क्या आया था मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर बात। अब देखिए आर डी आर, अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे याद रखना, देखो ये थोड़ा इंटीग्रेशन भी अच्छा जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी, क्या मान लिया मैंने टी। तो यहां से अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा देखो 2r dr दैट इज इक्वल टू dt। तो r dr को क्या लिख सकता हूं मैं dt/2, dt/2। तो देखो वहां से देखो, अब इस इंटीग्रेशन को मैं देख रहा हूं, इस इंटीग्रेशन को जो जीरो से मुझे करना था r तक, ठीक है, यानी r dr को मैं लिख सकता हूं क्या dt। अब देखो यहां से यहां पे मैं कर रहा हूं इसी इंटीग्रेशन को, ध्यान से देखना, क्या आर डी आर को लिख सकता हूं देखो dt/2, और ये नीचे आ गया t की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने माना था t। क्लियर बात। देखो इसको क्या लिखा जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -3/2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा t की पावर -½ डिवाइड बाय, ये आ गया मेरे पास -½ ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस आएगा, ये देखो ये कट गया, माइनस ऊपर आ जाएगा। अच्छा, और t की वैल्यू क्या लिखी थी हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आया, ध्यान से देखना, के सिग्मा 2πx इंटीग्रेशन आ गया, यहां से क्या आया -√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू पुट करनी है मुझे 0 से लेकर r तक। अब वैल्यू पुट कर लीजिए भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा के सिग्मा 2πx, अब यह मैंने r पुट किया और माइनस साइन है, तो माइनस साइन को मैं अंदर लेके गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू देखो, सॉरी r की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। देखो एक बार ध्यान से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी करो। कुछ तो गड़बड़ हुआ, सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैं वही तो कह रहा, अरे ये पावर -½ में आई ना, तो मैं वही तो कह रहा क्या,
देखो के सिग्मा 2π(x) यहां पे आ जाएगा, देखो नीचे जाएगा 1, यानी -1 ये जाएगा r² प्लस x² का रूट, और यहां से वैल्यू पुट करनी है मेरे को 0 से लेकर r तक। मैं भी सोचू क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था t⁻½ था, क्लियर बात। तो t⁻½ का मतलब √t था, तो यहां से आ जाएगा देखो k सिग्मा 2π(x) और यहां से आ जाएगा देखो 1/r पुट करूंगा तो, और एक बार तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला 1/x माइनस 1/√r² प्लस x²। ठीक है, अब ये x अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास जो आएगा वो लिख रहा हूं मैं, जो मेरे पास आ जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू, अच्छा k को लिख सकता हूं 1/4πε0, तो ये आ जाएगा मेरे पास σ/2ε0, और ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स बाई √r² प्लस x²। क्लियर बात। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट सेंटर। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जब हम यहाँ पुट कर रहे थे थोड़ी सी गलती हो गई थी, उम्मीद करता हूं आपने माफ कर दिया होगा और हम आगे बढ़ गए होंगे। क्लियर बात। तो इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, क्लियर बात। चलो भाई अब देखिए, मान लो आपकी वजह से इन्फिनाइट शीट की वजह से आ जाए। इन्फिनाइट शीट का मतलब इन्फिनाइट शीट की वजह से ये, तो इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट, यानी इन्फिनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर एक, अगर मैं इन्फिनाइट शीट की बात करूं तो एक इन्फिनाइट शीट का मतलब क्या है, वो एक डिस्क ही है, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी। बोलो भाई, तो इसका मतलब है मेरे पास जो डिस्क की वजह से आई थी, यानी σ/2ε0 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या आया था मेरे पास r² प्लस x², तो यहां से r की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, इंफिनिटी। तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट किया तो मेरे पास आ गया σ/2ε0, यानी एक इन्फिनाइट शीट की वजह से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई σ/2ε0। तो उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है वो सब देखने वाले हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलो भाई, तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो सब हम देखने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो यार देखो, सबसे पहले क्या है सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट दिया था वो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था, देखो यहां से ध्यान से देखो, गिवन बाय फैराडे टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मैं बात करता हूं, जो कॉमन पॉइंट है सबसे पहले, कि ये जो ओरिजिनेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज से होती है, और जो टर्मिनेट होती है वो टर्मिनेट कहां पे होती है, नेगेटिव पे। कहां पे होती है, नेगेटिव पे। तो बेटा ध्यान से देखना, देखो क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। जैसा आपको यहां दिख भी रहा होगा, देखो ये मैंने लिया पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वाली ये स्टार्ट हो रही है, और ये एंड कहां पे हो रही है, नेगेटिव। क्लियर बात। तो पहली बात तो क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात, नंबर 1। सेकंड में बात करूं, देखो सबसे पहले बात तो क्या है, दे आर इमेजिनरी। एक बार इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होती है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी किस लिए होती है, मैपिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैप करने के लिए होती है। किसके लिए होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने बोला नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसे होगी, ये ऐसे एंड हो रही होगी, किस पे, नेगेटिव चार्ज में।
क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज पे और एंड होती है हमारी कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे, या मैं बोल सकता हूं दे स्टार्ट आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात? वही बात है, बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। तो यार अभी तक हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, ये इमेजिनरी होती है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, मैप करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब यहां पे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो देखो मैंने एक लिया है पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास है ये एक और ये है दो। यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से किधर होगी, अवे होगी, यानी स्टार्ट होगी। देखो ये स्टार्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे होगी। ये एंड कहाँ पे होती दिखाई दे रही होगी आपको, ये ऐसे जा रही, यानी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो वी कैन राइट दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। देखो ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जितनी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, तो ये सब हमारे इन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप बड़े ध्यान से देखते जाना। देखो अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो, देखो यहाँ पे देखो फर्क है, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिया था, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ये वाला। और देखो यहाँ पे अगर इक्वल नहीं होंगे, मान लो इन दोनों केस में तो हमने इक्वल लिए हैं, बाई चांस मान लो इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो जो यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस पे नंबर क्या होंगे, फील्ड लाइन ज्यादा, और जो चार्ज है छोटा उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे हम ऐसे गिनेंगे, इस पे देखो 1 2 3 4, यानी इसके ऊपर है 7, तो मान लो ये चार्ज इक्वल नहीं होता तो इस पे कितनी होती, 6 5 4 3 ऐसे होती। क्लियर बात? यानी अगर इक्वल है तो ये क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी निकल रही होगी ये नंबर भी क्या होंगे, इक्वल। और इसी पे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है, हम आगे चल के एक बार डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर मैं डायपोल की बात करूं तो सबसे पहले देखो डायपोल हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। डायपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया भैया, पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव। इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रही होगी और टर्मिनेट कर रही होगी कहां पे, नेगेटिव पे। अच्छा यहाँ पे देखो, इतनी बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर, कि पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे हमारी टर्मिनेट करती है। जो मेन बात वो क्या है कि अगर मैं इसको लाइन मानू ये वाली, तो आप ध्यान से देखोगे तो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक होगी। देखो इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, जैसी ऊपर है ऐसी की ऐसी नीचे होगी। कब, इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट। सिमेट्रिक है। देखो जैसा डायग्राम, जैसा आपको देखो ऊपर की तरफ डायग्राम बन रहा होगा, सेम उसका मिरर इमेज लूंगा तो नीचे वाला बनेगा। इसी को बोला जाता है सिमेट्रिक लाइंस, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वो सेम बात है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ये देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है, किन किन के लिए, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ऐसी होगी, और अगर दो डाइपोल होगा, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सिर्फ देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जिसको हम सिस्टम को डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायपोल। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी वो ये वाली होगी। क्लियर बात? चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे प्यारा क्वेश्चन है सबसे प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो क्या है, इफ in the adjoining figure the electric field lines of charge q and q2 are shown, identify the sign of the two charges। क्या देखो मैंने क्या बताया था,
पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है भैया, निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। तो यहाँ पे देखो Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, एंटर कर रही है, टर्मिनेट हो रही है। और वहीं पे Q2 की बात करूं तो Q2 पे भी टर्मिनेट हो रही है। और हमने क्या पढ़ा था, टर्मिनेट कहां पे होती है, नेगेटिव पे। इसका मतलब मेरे पास Q1 और Q2 दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बोथ नेगेटिव। तो कितना आसान है। तो सिर्फ ये पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पे। किस पे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट लाइन्स ऑफ फोर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम हमें करेक्ट लाइन ऑफ फोर्स दिखा रहा है। तो यार देखो, सिंपल सी तो बात ये है, ध्यान से देखना, क्या पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है, इतनी बात है अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इस पे देखो यार, इसमें तो देखो ये पॉजिटिव है और इसमें ये इधर एंड आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली तो गलत है। इसमें देखो पॉजिटिव से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, टर्मिनेट दिखा रखी है, तो ये गलत है। ये वाला देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अवे यानी ओरिजिनेट कर रही है, वेरी गुड। इसका मतलब ये वाला तो ठीक है। अब इन पे आ जाते हैं। देखो ये वाले करेक्ट क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। देखो ये पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। देखो पॉजिटिव से हमारी क्या है, ये ओरिजिनेट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये इतनी कहानी तो ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव पे आऊंगा तो नेगेटिव पे तुम यहां से देखो ना, तो इसने नेगेटिव पे भी क्या करा रखी है, नेगेटिव पे भी आपको क्या करा रखी है, ओरिजिनेट करा रखी है, जो कि क्या है, गलत है। ऐसा इसमें नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज था, इससे ओरिजिनेट करा रखी है, जो क्या है, गलत। तो यहाँ पे जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। एक एक क्वेश्चन को आप करते रहे, ठीक है। चलो भाई, अब ये हमने अभी तक जो पढ़ा था, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव पे क्या होती है, हमारी एंड होती है। तो उस पे हमने अभी 2 क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं क्या, कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। कैसे, जैसे यार मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो किसी भी पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ये टेंजेंट, तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे, इस पॉइंट पे जहां पे मैंने टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो मुझे टेंजेंट से मिलेगी। यानी सर हमें मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, और मुझे किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उन लाइंस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही मेरा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी ये कहना चाहता है। चलो भाई वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैप्ट एट ए पॉइंट फील्स ए फोर्स इन डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइंस। सर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यार ये है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सिंपल। अब मैंने क्या किया यार, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चार्ज रख दिया ये वाला। तो इस देखो मैंने बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। यानी वो वही डायरेक्शन होगा जो मेरा इस फोर्स, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। कब, जब मेरा चार्ज क्या है, पॉजिटिव। चार्ज क्या है भैया मेरा, पॉजिटिव। क्लियर। तो यानी किसी भी, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मैंने चार्ज रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट चार्ज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दूंगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को भी देगा। लेकिन शर्त ये है वो चार्ज होना चाहिए क्या, पॉजिटिव। क्लियर भाई। चलो भाई अब देखो वही सिंपल कहानी है। अब मैंने देखो मान लो ये नेगेटिव चार्ज था, अब नेगेटिव चार्ज ये वाला नेगेटिव चार्ज था, इसकी वजह से देखो इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यों, तो इसके ऊपर भी यही डायरेक्शन होगा, किसका, फोर्स का। इसका डायरेक्शन होगा फोर्स का, वही जो हम अभी आपको बताना चाह रहे थे। चलो भाई देखो, अब कंडीशन क्या है, ये पॉइंट है ना, कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना इसको। क्या है, however it is not necessary that a charge will follow one particular line of field if released from the rest। कि हम
किसी चार्ज को रेस्ट से हमने छोड़ दिया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पे छोड़ दिया, तो वो चार्ज पार्टिकल इस लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा, ये जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? देखो ध्यान से देखो, अब मैंने मान लो इस चार्ज को मैंने छोड़ा, इसके ऊपर पहले इधर था, फोर्स भी इधर था और ये रेस्ट पे था। अब एक्सीलरेशन लगा इधर, तो मेरी वेलोसिटी आएगी किधर? इधर। अब जैसे ही थोड़ा आगे चला, इसका डायरेक्शन बदल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, यानी एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन बदल गया। अब एक्सीलरेशन है इधर, वेलोसिटी है इधर, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल आ गया। अब एंगल आ गया तो क्या होगा? ये वेलोसिटी एक्सीलरेशन की तरफ आने की कोशिश करेगी, लेकिन बिल्कुल एक्सीलरेशन वाला पाथ फॉलो करेगी, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है बात? तो क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए चार्ज विल फॉलो वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ फील्ड इफ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। अगर रेस्ट से मैं किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ूं तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो फॉलो करेगा, ये जरूरी नेसेसरी नहीं है। क्लियर बात? अगर वो भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वहां पे मैंने रख दिया तो फॉलो करता है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है तो वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? नेवर क्रॉस ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी अपने आप को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? ध्यान से देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ठीक है, इन्होंने क्रॉस कर दिया, तो यार क्रॉस करने के बाद क्या हुआ? इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक डायरेक्शन तो इधर आया और एक डायरेक्शन इधर आया, यानी अगर वो क्रॉस करेगी, हालांकि क्रॉस करती नहीं है, अगर वो क्रॉस करेगी तो क्या हो जाएगा? एक सिंगल पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? दो, E1 और E2। ये डायरेक्शन जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती। कारण क्या है? लॉजिक क्या है? अगर वो क्रॉस करेगी तो एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई दो, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉइंट, दे नेवर बी क्लोज लूप्स, यानी वो ऐसे कभी भी क्लोज लूप बनाती नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप, यानी क्लोज लूप बनाने का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसे नहीं होगी, या कैसे ऐसे नहीं होगी, ऐसे कभी भी क्लोज लूप नहीं बना रही होगी एक पर्टिकुलर। अब ध्यान से देखोगे भी ना तो ऐसे होते, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और एंड हो गई किस पे? नेगेटिव पे। लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाया भाई साहब इसने। क्लोज लूप बनाने का मतलब होता है ऐसा लूप कभी नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है बात? चलो इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब क्या है? क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज्यादा। कैसे? जैसे मान लीजिए ऐसे है ये वाले, अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, इस रीजन में बात करूं, तो यहां पे देखो छोटे से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ज्यादा। जैसे मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? मोर। मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर। और यहां पे क्या है? डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहां क्या है? लेस। तो इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज्यादा। यानी ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? 20। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? एट ए पॉइंट ए, इफ, या मैं जनरल जो कंसेप्ट बना वो क्या बना? इफ इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी इज मोर देन दिस इंप्लाइज दैट at that point electric field intensity, or we can say that electric field is also more। क्लियर बात? यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, देखो यहां पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा। भाई कितनी? 1 2 3 4। अब इतना ही रीजन में यहां पे लूंगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी क्या आ जाएगी? कम। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। क्लियर बात? चलो भाई, जैसे अब ध्यान से देखो, in the figure shown the electric line of force emerging from a positive body if the electric field at A and B are EA and B respectively, if the distance between A and B is R। बड़ा सिंपल। देखो यहां पे, देखो आप ध्यान से देखना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है? ज्यादा। यानी एट ए पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी is more than B।
यानी बी से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है ज्यादा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है ज्यादा। यानी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी से ज्यादा। यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई एंड ई बी आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी, देन इज, देखो सबसे पहली बात तो देखो यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, जब उनके बीच में जो स्पेसिंग है ना वो इक्वल रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग इक्वल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही, इनके बीच का जो स्पेसिंग है ना वो इक्वल है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। उनके बीच में क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। ठीक है। अब पहली बात देखो, यहाँ पे स्पेसिंग देखो, यहाँ पे ये स्पेसिंग है और यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है, क्या है ये, कि नॉन यूनिफॉर्म है ये। कहानी सुनो सबसे पहले तो यार, ये है नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन कट गए, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दोनों क्या है भैया, गलत। अब आगे कहानी सुनो। क्या, अब यार ए पे बात करें तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी क्या है, ज्यादा बी से। क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, बी से। यानी नॉन यूनिफॉर्म है और ए पे ज्यादा है। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पे आगे क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। ध्यान से देखने के, द नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड ऑन ए चार्ज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और अगर Q1 बड़ा है Q2 से, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ लाइंस Q1 से निकलेगी वो ज्यादा होगी किससे, Q2 से। क्या है, देखो ध्यान से देखना, दो चार्ज आपके पास Q1 और Q2, अगर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा निकलेगी या ज्यादा एंड होगी। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की। अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज से ज्यादा है, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलने या टर्मिनेट होने वाली भी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर बात। अब यहां से देखो, यहां पे देखो Q1 है, Q1 से देखो कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइन निकल रही है। और यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, 8। तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो मेरा Q1 का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है किससे, Q2 से। और वही क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी जितना चार्ज ज्यादा उतनी फील्ड लाइंस ज्यादा ओरिजिनेट और टर्मिनेट होगी। क्लियर बात। चलो भाई, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इसी पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, A spatial distribution of electric field line due to two charge A and B is shown in the figure. Which one of the following statement is correct? देखो पहली बात तो यार, एक A से देखो, A से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, यानी A तो मुझे पता चल गया पॉजिटिव है। क्या है भैया, पॉजिटिव। अच्छा, B पे टर्मिनेट हो रही है आकर, तो इसका मतलब B का पता चल गया भैया है नेगेटिव। एक बात तो ये पता चल गई। तो देखो सबसे पहले तो कौन कौन से ऑप्शन कट गए, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ठीक है, दूसरा क्या है, बी है नेगेटिव, तो भैया बोथ आर पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। बोथ आर नेगेटिव, ये भी गलत हो गया। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अच्छा चलो भाई, यानी इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, यहां से देखो, इस ए चार्ज से कितनी लाइन निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इससे 3 2 5 और 5 और 5 10।
यानी यहां से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी 12 और यहाँ पे और टर्मिनेट हो रही है 10। तो मैंने बोला था जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा उतनी लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट करेंगी ज्यादा। अगर ज्यादा चार्ज तो इसका मतलब ज्यादा लाइंस। तो इसका मतलब ए पे जो चार्ज एट ए इज ग्रेटर देन चार्ज एट बी, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा मस्त क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्या है, पहले क्वेश्चन देखो। The few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. These lines suggested that, और ये पूछा गया था IIT JEE 2010 में। इसमें पूछा गया था IIT JEE 2010। अब ध्यान से देखना यार, पहली बात तो क्या है, देखो यहां से लाइंस कितनी है, ये 3 4 और 4 8, और यहां पे अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 3 3 6 7 7 और 6 करीब करीब 13, और इसमें है करीब करीब 9 है, एक ये वाली भी है 8 + 9। यार एक बात तो कंफर्म समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि यार Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है किससे? Q2 से। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा उतनी फील्ड लाइंस वहां से ओरिजिनेट और टर्मिनेट ज्यादा होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ज्यादा। देखो पहली बात तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट, और ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग। अब दूसरी बात देखो, Q1 है बड़ा, और देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इसका मतलब Q1 चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और Q2 पे टर्मिनेट कर रही है, यानी Q2 क्या है मेरे पास? नेगेटिव। अब थर्ड पॉइंट पढ़ना, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट ऑफ द Q1, Q1 के लेफ्ट में, यानी इधर देखो Q1 है मेरे पास, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो मेरे पास Q2 है वो है नेगेटिव। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालू तो Q1 की वजह से इधर और Q2 की वजह से इधर, लेकिन Q1 बड़ा है और इसके पास में भी है R, इसके डिस्टेंस भी क्या है? पास में, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, और इस नेगेटिव वाले से इधर छोटी सी आएगी, यानी यहां जीरो होने के चांसेस नहीं है, यानी सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब देखो डी ऑप्शन। अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट कहां गया ये वाला, इस पॉइंट। अब देखो यार Q2 चार्ज कैसा है? नेगेटिव, इसकी वजह से किधर होगी? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। Q1 क्या है? पॉजिटिव, इसकी वजह से किधर होगी? इधर होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि Q1 बड़ा है। अब बड़ा है तो यहां से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस भी तो है ज्यादा, अरे है या नहीं है? तो देखो ऊपर चीज बड़ी, और देखो यहां से मैं मान लेता हूं क्या लिखेंगे Q1 की वजह, देखो KQ1/R², ये वाला R, ठीक है। तो ये Q1 बड़ा है तो ये डिवाइड करने वाली चीज भी क्या है? बड़ी है। तो यहां पे जीरो होने के चांसेस हैं, यानी जीरो हो सकता है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर? तो ये मल्टी करेक्ट में था, इसका ए और डी क्या था? करेक्ट आंसर था। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो इतना हो गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो अब क्या है, फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट रफली द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू 3 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू, गेस द पॉसिबली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो यार बड़ा सिंपल है, क्या है? बड़ा सिंपल, figure given below represent roughly the electric line of force due to 3 positive point charge of equal value. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। देखो सबसे पहला बात तो गिवन द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, देखो ये वाला तो क्लोज लूप बना रहा है तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो तीनों पॉजिटिव है, अब तीनों पॉजिटिव का मतलब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इस वाले के लिए तो ये टर्मिनेट कर रही है, यानी ये वाला भी क्या होगा? मेरा क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब बचा कौन सा? अब देखो ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इधर, इस वाले की वजह से भी इधर, इस वाले की वजह से भी इधर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, 3 positive charge of equal value q are placed at a vertex of equilateral triangle
द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्केच एज इन, आपको बताना करेक्ट कौन सी होगी, बड़े प्यार से। वही आपको जितनी प्रॉपर्टीज पड़ी है कि क्लोज लूप नहीं बनाती है, दूसरी बात पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे एंड होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाना। देखो कौन कौन सा नहीं हो सकता। देखो यार ये तो पॉसिबल नहीं, ये वाला देखो, ये सबसे पहली बात तो ये लूप वाली बात कट जाएगी, ये भी लूप वाली बात, ये भी कट गया। अब बचा ये वाला और ये वाला, इसमें ध्यान से देखो, इसमें देखो इसके चारों तरफ क्या बना रखे हैं, लूप्स बना रखे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा, ये पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव से क्या है, इधर जा रही है, ये जा रही है, ये ऐसे ही इधर जा रही होगी ये वाली, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट कर रही नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बड़े सिंपल सिंपल पूछे हैं देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पे आईआईटीज ने बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। चलो भाई ये है बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्या है, टू पॉजिटिव वन नेगेटिव चार्ज आर प्लेस्ड इन द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स शुड बी, इनमें से कौन सा होगा, ये बताना आपको। देखो ध्यान से देखो, तीन क्या है, टू पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, ये याद रखना, टू पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। अब देखो यार कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले तो ये देखो ये वाला क्लोज लूप जो बना दिया, ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, ये वाला तो ऑलरेडी बाहर हो गया है। अब ए ऑप्शन पे देख लेते हैं, पॉजिटिव है भैया, यहां से दूर जा रही है, यहां से दूर जा रही है, यहां से भी दूर जा रही है, ये चला गया, अच्छी बात है। अब इसमें देखो ये नेगेटिव है और यहां से ओरिजिनेट दिखा रखी है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं भैया 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 डी पे आ जाते हैं, डी पे। देखो यार डी पे ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, ओरिजिनेट दिखा रखी है, जो पॉसिबल नहीं है। ये वाली भी क्या हो गई, इनकरेक्ट, क्या हो गई, इनकरेक्ट। अब आ जाओ बी पे, बी वाला, अब देखो बी वाला अगर ये है पॉजिटिव, तो देखो यहां से पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, ये इधर जा रही है, चलो सर ये भी चलेगा, पॉसिबल है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे एंड होनी चाहिए, देखो ये नेगेटिव पे इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, तो सर ये भी चल गया, ये भी चल गया। इस पे आ जाओ, अब ये हमने पॉजिटिव लिया था तो इससे अवे जानी चाहिए, तो भाई अवे इससे जा रही है, यानी ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए सी डी क्यों नहीं होंगे, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, आप ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। क्यों है, देखो कंफ्यूजन आपको होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल नहीं है। अब देखो यार कारण क्या है, यार ये तो पॉसिबल हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म हो गया, ऐसा पॉसिबल है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, लूप भी नहीं बना रहा है, तो यार ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। एक तो ये बी वाला इंटरसेक्ट कर गया, तो एक तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब इस पे आ जाओ यार, सी वाला पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो कहानी देखो कि पॉजिटिव नेगेटिव से टर्मिनेट या ओरिजिनेट हो रही है क्या। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से अवे गई, बहुत अच्छी बात है। ये नेगेटिव था, इस पे टर्मिनेट हो रही है, सही बात है। अब ये देखो ये वाला यहां से पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई और 2C यानी -2C पे टर्मिनेट हुई, बिल्कुल सही है। यहां से भी सेम कहानी है, यहां से भी सेम कहानी। सर ये भी ठीक लिख रखा है यार, ये ऐसे गया और ये वैसे गया। सर ये नेगेटिव की तरफ एंड हो रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, सर ये भी कहानी ठीक है। लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आई मेरे को, आपने बोला था कि फील्ड लाइंस डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, इक्वल टर्मिनेट या ओरिजिनेट होगी। तो यार ये तो आपने -2 है, ये भी -2 है, इसमें तो आपने ली है नंबर ऑफ कितनी, 3, और यहाँ पे कितनी ली है, सिर्फ 2। तो सर ये भी गड़बड़ है, यहाँ पे भी रॉन्ग नंबर है। यानी इसका मतलब बी और सी में कौन सा करेक्ट, दोनों ही क्या है, पॉसिबल नहीं है। यानी बी और सी दोनों करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। तो जिन बच्चों ने डी किया था, जिन बच्चों ने क्या किया था, डी, उनका था सही आंसर। और जिन्होंने किया था ओनली बी, वो लेके आए थे -1। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भैया। चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
ध्यान से देखना इसको। पहली बात, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ऐसे समझो कि आपके पास एक स्फेयर है, उस स्फेयर का एक आपने ऐसे लेयर कट कर लिया, तो वो जो सेंटर पे एंगल बना रही होगी, देखो जैसे ये मैंने एक स्फेयर का हिस्सा कट कर लिया, तो जो ये सेंटर पे एंगल बना रहा होता है इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। और इसका और प्लेन एंगल का रिलेशन, प्लेन एंगल का मतलब ये वाला जो सेमी वर्टिकल लाइन के साथ जो बना रहा है ये वाला अल्फा, इसके साथ जो रिलेशन होता है वो होता है मेरा कि सॉलिड एंगल, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल दैट इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। क्लियर बात? अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जो सॉलिड एंगल जो मैक्सिमम होता है वो होता है 4 पाई, और जो प्लेन एंगल जो मैक्सिमम होता है वो होता है 2 पाई। यानी अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं कितने की, 2 पाई की, तो कोस 2 पाई कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूं पाई, अल्फा की वैल्यू क्या कर दूं पाई, यानी ये पूरा ऐसे बन गया। तो पूरा ऐसा बनने में क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। यानी मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होता है मेरे पास 4 पाई। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भैया ये है पॉजिटिव चार्ज, और इससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे अल्फा पे निकली और नेगेटिव पे बीटा पे एंड की। तो आपको बताना है रिलेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यार एक जो आपको ध्यान रखनी है ना, यहां से मैं ये बोल सकता हूं, हालांकि ये फ्लक्स में भी पढ़ाया जाता है, फ्लक्स में पढ़ाया जाता है क्या, कि जो क्यू से फ्लक्स निकलेगा, क्यू से जो फ्लक्स निकलेगा वो टर्मिनेट हो रहा है बी पे, यानी क्यू से निकलने वाला फ्लक्स और बी पे एंड होने वाला फ्लक्स इक्वल है। या मैं बोल सकता हूं कि क्यू से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एंड हो रही है बी पे जाके। अब देखो सॉलिड एंगल गैल इलेक्ट्रिक फील्ड का इनका क्या रिलेशन है, इसका है Q1 इंटू सॉलिड एंगल। ये क्या होता है मेरे पास कांस्टेंट। या मैं बोल सकता हूं यहां से, देखो यहां से Q1 यहां से निकलेगी कितनी सॉलिड एंगल, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस, ये इक्वल होगी किसके, उधर कितना भाई मेरे पास क्या था Q2 2 पाई 1 माइनस कोस बीटा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर बात? अब ध्यान से देखना है, क्या मैं 2 पाई को मैं कट कर सकता हूं, कट कर सकता हूं बिल्कुल। सर यार ये तो यार 1 आ रहा है, कोस है, वहां टर्म सारी साइन की है। तो यार इसको एक और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, Q1 इंटू 1 माइनस कोस अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू Q2, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई, तो 2 को खा गया। ठीक है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू देखो Q2 इधर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो Q1 बाई Q2 रूट, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन बीटा बाई। क्लियर बात? अब ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन इनवर्स दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और फिर उसके बाद आएगा 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 साइन इनवर्स आई गैस, देखो 2 एक में ही आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है, लेकिन उसमें ऊपर है Q2 जो सही नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सेम क्वेश्चन फ्लक्स से भी हो सकता है। अच्छा फ्लक्स से भी क्या करते थे कि Q1 से जो फ्लक्स निकलेगा वो एंड हो रहा होगा Q2 पे, तो सिंपल है, यहाँ पे Q0 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और लेते हैं, जो दोनों साइड आता है तो दोनों साइड कट जाता है, वो एक ही बात है। ठीक है, वो एक तरीके से फ्लक्स वाला ही तरीका है ये। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्टार्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर की जो हमारी खास बात है कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, 0, और कंडक्टर पे जो सारा चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है। तीसरी बात जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है कंडक्टर से। कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है ये कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ पे जो एंगल बना रही होगी वो 90, ये वाला एंगल कितना होगा 90, ये वाला कितना होगा 90। यानी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट होती है
या मैं बोलूँ टर्मिनेट होती है, वो हमेशा उस सरफेस के साथ एंगल बना रही होती है 90 डिग्री। क्लियर बात? तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लो मैं स्फेरिकल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? स्फेरिकल। तो हमेशा जो टर्मिनेट कर रही होगी या ओरिजिनेट कर रही होगी, टर्मिनेट ओरिजिनेट, तो देखो ये वाले जो एंगल बन रहे होंगे, ये होगा 90, ये भी क्या होगा 90, ये वाला 90, यानी हमेशा कंडक्टर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंगल बना रही होगी वो कितना बना रही होगी 90। ये क्यों बताया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार एक बार ना आईआईटी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इस पे। क्या क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट? ध्यान से देख, ये वाला क्या पूछा था, इसमें से पूछा था, ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ। कौन सा पाथ सही फॉलो करेगी? मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। तो मेटेलिक सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हो गया? कंडक्टिंग। इसकी बात कर रहा है भैया? अब कंडक्टर की बात कर रहा है, तो कंडक्टर की बात करने का मतलब एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यार देखो, इनमें किसी में एंगल 90 डिग्री, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ध्यान से देखोगे नहीं, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री बनाने की कोशिश की गई है, एडजेक्ट कोशिश की गई है, दिख भी रहा है 90 डिग्री। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट था इसका? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने डी मार्क किया था उनका बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर है बात? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज करेक्ट? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट और एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज मेटल। चार्ज मेटल का मतलब किसकी बात कर रहा है भैया? ये कंडक्टर की। तो हमने अभी पढ़ा, यानी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और एंड होती है नेगेटिव पे, ये भी सही है। यानी ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट था इसका? ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, नेक्स्ट देखिए। बड़े सिंपल सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स शोज द, देखो अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी भी लाइन पे, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स शोज द, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन देता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स शो द इंटेंसिटी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी देखो, ग्रेविटी फील्ड का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी से नहीं है, किससे है? डायरेक्शन से है। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, तो उस पॉइंट पे अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन को ही टेंजेंट शो करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, ये सबसे पहले जब भी हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है भैया? इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने लिखा था इमेजिनरी जो होती है। क्लियर बात? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर, देखो कभी भी जब यूनिफॉर्म होती है तो भैया ऐसे होती है, पैरेलल होती है। कैसे होती है भैया? पैरेलल, यानी उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग होती है। ये जो स्पेसिंग है ना, ये क्या होती है? इक्वल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखें, तीन क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या है। द डायग्राम शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द टू आइसोलेटेड पी एंड क्यू एट एक्स पॉइंट पे बताना है आपको। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। अब तो पहली बात तो ये देखो यार, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी है, एक्स पे 0 है। अब हमें जो सबसे पहले जो पॉइंट ध्यान में रखना है ना, कि किससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है। तो 1 2 3, 3 3 6 7 4 11, 3 2 5 10 11 एक्स। अब देखिए, which of the following statement is true? Q is smaller charge than P because X is closer to the point। ये इक्वल स्पेस पे ही दिख रहे हैं। देखो ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि देखो क्लोजर ऐसी कोई बात है नहीं। बी पॉइंट देखिए,
फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स। फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द, प्रोपोर्शनल नहीं होती फील्ड स्ट्रेंथ, हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। द पोटेंशियल एट क्यू इज लेस देन द पोटेंशियल एट पी, नहीं, देखो द फील्ड लाइन शोज द बोथ चार्जेस आर, देखो ये बात, अब एक बात तो कंफर्म ये होती है, देखो ये इक्वल स्पेस दिखा रखे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इक्वल हैं और हमेशा पॉजिटिव चार्ज इससे पी से भी ओरिजिनेट हो रही है और क्यू से भी ओरिजिनेट हो रही है, तो इसका मतलब कंफर्म है जो क्यू चार्ज ही पी पे है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही क्यू पे है और पॉजिटिव ही चार्ज मेरा कहाँ पे है, पी पे है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, यानी यही ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये ऑप्शन हम पहले ही कर चुके, थ्री पॉजिटिव चार्ज इक्वल क्यू आर प्लेस है बट ये हम कर चुके, ये वाला, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, पहले भी कर चुके हैं। ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल ट्रेवल along a line of force if its initial velocity, always along a line of force, along a line of force if it has some initial velocity in the direction of, देखो अगर चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब ये ट्रेवल करता है क्या, ऑलवेज अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स, ये सही बात नहीं है। अगर मान लो मेरा वेलोसिटी का और फोर्स का, मान लो ये वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन इधर है, तो देखो इनका जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जब भी डायरेक्शन होगा, जब हमारा स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, या मैं बोल सकता हूं ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो नहीं होगा। अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हो सकता है, ठीक है। अलोंग, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन की ही डायरेक्शन में आ गया, मेरा वेलोसिटी जो आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी। अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्यूट एंगल विद द लाइन ऑफ फोर्स, नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, तो आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, आज जो हमने कवर किया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यार, अगर आप ऐसा ही आप चाहते हो कि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही लेक्चर्स आप लोगों के लिए आते रहें, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप ऐसा नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो अगर आपके पास कीमती समय है और आप उसको सही जगह पे आज इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट हैं। शेयर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें इजी एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।